लेफ्ट साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड करना था ना, तो ये लेफ्ट साइड इसकी बन रही है कितनी, 38, 38। तो राइट साइड भी 38 बनानी है, तो 7 × 6 42 हो गया। तो 42 में क्या करें हम कि 38 बने, तो 42 में से -4 करें तो तब 38 बन सकते हैं। तो वो जो ब्रैकेट है वो असल में खाली स्पेस है, तो उस खाली स्पेस में ब्लैंक के अंदर आपने -4 लिखना है। अच्छा, एलसीएम, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, बेसिक नंबर्स, ये बातें पढ़ाई हैं मैंने, और परसेंटेज पे बातें कर ली थी। अच्छा, मुझे ये बता दो कि परसेंटेज पे मैंने वो प्रॉफिट लॉस की बात भी की थी, कुछ इस तरह की एग्जांपल कराई मैंने। ओके, फिर ठीक है। फार्मूला डेवलप करना भी बताया था। ओके जी। रेशनल नंबर, रियल नंबर मैं बता देता हूँ। ओके। अच्छा जी, बेसिक नंबर्स में एक तो रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये लिख लो पहले। ये थोड़ा सा मैं बता के फिर मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगा जी। दूसरा आप लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनका आइडिया हो आपको। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये लिख लें। अच्छा, तो रियल नंबर्स क्या हैं जी, आप इसको यूं लिख लें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आम बंदे को समझना मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में लिख लो। लिखें, दीज आर द लार्जर नंबर्स, द लार्जर नंबर्स, स्मॉलर नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इन सब को हम मिला के कह रहे होते हैं जी रियल नंबर्स हैं। इन सब को हम मिला के कह रहे होते हैं ये रियल नंबर्स हैं। लार्जर नंबर्स, स्मॉलर नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। अब फ्रैक्शन आप समझते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है ना, और डेसिमल्स अशारिया ना, पॉइंट। तो ये सारे इन सब को मिलाकर हम बोल रहे होते हैं ये रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह के, मैं कहता हूँ जी 40,000, मैं कहता हूँ -3, मैं कहता हूँ 2, मैं कहता हूँ 1/2, मैं कहता हूँ 0.35। मतलब बड़ा नंबर हो सकता है, छोटा नंबर हो सकता है, पॉजिटिव के हो सकते हैं, नेगेटिव के हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, डेसिमल्स में हो सकते हैं। इन सब को मिलाकर हम कहते होते हैं ये रियल नंबर्स हैं। इन सब को मिलाकर हम कहते होते हैं ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी। बस एक एक्सेप्शन होगी, वो इधर मैं वो कंडीशन लगाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सारे ओवरऑल रियल नंबर, इनफैक्ट रियल नंबर इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट होने का मतलब हम इनको गिन ही नहीं सकते, हम इनको गिन ही नहीं सकते, इतना ज्यादा है। तो इसको मैं एक कंडीशन में लगाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो उसके अलावा बाकी सब रियल हैं। तो आप इसको लिख लें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। ये होता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से जाहिर कर दूं मैं अगर, तो इसको मैं लिखूं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस
इमेजिनरी नंबर, रियल और इमेजिनरी दोनों का सम, रियल और इमेजिनरी दोनों का सम। रियल और इमेजिनरी दोनों का सम। अच्छा, रियल की तो अभी हमने बात की, ऊपर ये वाले रियल नंबर्स थे ना बहुत सारे, तो मैं सी से कम्प्लेक्स नंबर को जाहिर कर रहा हूँ, कोई सा रियल नंबर में ए कह देता हूँ, ये प्लस, इधर ये प्लस ये वाला मौजूद, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को बी कह देता हूँ। लेकिन इमेजिनरी नंबर को डिफरेंशिएट भी तो करना है ना रियल के साथ, उसके लिए एक लेटर यूज करते हैं आयोटा। ये ये एक लेटर हम यूज करते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर आयोटा, इमेजिनरी नंबर आयोटा। अब इमेजिनरी नंबर हैं क्या, असल में हम आयोटा, अगर आयोटा जी समझ जाए ना ये टर्म, तो फिर इमेजिनरी नंबर की हमें समझ आ जाएगी। तो इमेजिनरी और रियल दोनों को मिक्स कर लें, दोनों की कॉम्बिनेशन कर लें, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं। तो आयोटा को समझते हैं, आयोटा क्या है जी। आयोटा ये तो कॉमन लफ्ज है, आप डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली लिखा हुआ न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, आप कहते हैं आयोटा ऑफ करप्शन, बहुत माइन्यूट सी करप्शन, आयोटा ऑफ डाउट्स, माइन्यूट से शक व शुबात। तो आयोटा ये तो कॉमन लफ्ज है, जिसका मतलब तो बहुत ही माइन्यूट माइक्रो लेवल की कोई चीज, ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ आयोटा, इट मीन माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल। इससे अब क्या मुराद है, ये नंबर्स ऐसे माइनरी नंबर्स, ऐसे नंबर्स हैं जो माइक्रो वर्ल्ड में, क्वांटम वर्ल्ड में हमें दिखाई देते हैं, माइक्रो वर्ल्ड में या क्वांटम वर्ल्ड में हमें दिखाई देते हैं। क्वांटम वर्ल्ड या माइक्रो वर्ल्ड किस तरह की है, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन के बारे में सुन रखा है आपने। इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है ना, बरह रास्त तो हमें नहीं नजर आया आज तक, बरह रास्त तो हमें कहीं नहीं नजर आया, तो वो माइक्रो पार्टिकल है। उस तरह के पार्टिकल्स की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो नंबर्स यूज करते हैं उनको इमेजिनरी नंबर्स कह रहे हैं, और इमेजिनरी और रियल दोनों का सम करो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कहीं ऑब्जेक्टिव पूछे तो ये पूछ सकता है जी, देखना इधर, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोले ना 2 + 3 आयोटा, बोर्ड पे देखो, 2 + 3 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, जिधर आयोटा लगा वो इमेजिनरी पार्ट। इसके ऊपर ये बार लगी हो ना, बार, ये इमेजिनरी के साथ रिलेटेड टर्म है, ये बार लगी हुई हो, कॉन्जुगेट कहते हैं इसको। तो इस बार का क्या फंक्शन होता है, ये असल में इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर देती है, मतलब ये इसको यूं कर देगी, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, ये +3 आयोटा था ना, तो ऊपर ऐसे बार लगाई हुई है ना कम्प्लेक्स नंबर्स में, तो वो रियल के ऊपर तो फर्क नहीं डालता, लेकिन जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसके ऊपर ये बार जब ऑपरेट होती है तो उसका साइन चेंज कर देती है। मसलन मैं कहता हूँ 5 - 4 आयोटा, तो आपको मैं बोलूँ इसका कॉन्जुगेट करो, तो इसका ये मतलब होगा 5 - 4 आयोटा, इसके ऊपर बार, तो बार रियल रियल पार्ट के ऊपर कोई कोई भी इफेक्ट नहीं करती, बल्कि इमेजिनरी आयोटा के साइन को चेंज कर देती है। तो ये भी लिख लोगे 5 + 4 आयोटा, ये कॉन्सेप्ट पता हो जी, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है आपसे, यानी हमने कहा जी इमेजिनरी नंबर क्वांटम पार्टिकल्स, उनकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं इसको वैल्यू कहीं पूछ लेना ऑब्जेक्टिव वगैरह में, वैल्यू ऑफ आयोटा, ये भी जरा देख लो, वैल्यू ऑफ आयोटा एक मिसाल से समझाता हूँ। देखो x² + 1 = 0, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, x² + 1 = 0।
ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मिसाल के तौर पर एक्स निकालना है यहाँ से, तो एक्स को सेपरेट कर लो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि इक्वल के एक तरफ कोई चीज़ ऐड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होती है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होती है, तो इस तरफ ले जाके मैंने -1 कर दिया। एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते होते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, यही बताया मैंने। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है ना दोनों तरफ, पढ़ के आए हम बेसिक्स में पहली क्लास। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। आप इसको करके देखें जरा कैलकुलेटर से, करो -1 का स्क्वायर रूट करो ना, तो अब जब -1 का स्क्वायर रूट करोगे, -1 का स्क्वायर रूट करोगे तो कैलकुलेटर खामोश हो जाता है। आप करके देख, -1 का स्क्वायर रूट करो ना, कैलकुलेटर चुप हो जाता है। जिधर कैलकुलेटर चुप हो जाए समझ आया करो आ गया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट करें कैलकुलेटर कहता है मैथ एरर या कहता है सिंटैक्स एरर। तो फिर इसको फिक्स कर लें जी आइंदा के लिए, जब भी हम -1 का स्क्वायर रूट करेंगे इसको हम बोलेंगे आयोटा, तो आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक, अब आप आपको इसी में से पूछ ले, इसी में से पूछ ले, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, क्या करोगे, आयोटा का स्क्वायर करना, तो राइट साइड भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म, तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, रेशनल इरेशनल लिख लो जी, रेशनल इरेशनल भी बता देता हूँ, रेशनल इरेशनल भी लिख लो, ये भी बता देता हूँ, फिर मैं नए टॉपिक्स के एमसीक्यूज पे जाऊं जी। ये पुराने लेक्चर का जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था उसी का पार्ट रहता था, वो बताया। तो आप लिख लें रेशनल और इरेशनल नंबर, इसमें भी फर्क जान लें। रेशनल नंबर क्यू से जाहिर करते हैं, दूसरे लिखो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्यू, इरेशनल नंबर क्यू प्राइम, रेशनल नंबर क्यू, इरेशनल नंबर क्यू प्राइम। एक रेशनल, दूसरा इरेशनल, तो रेशनल नंबर मैंने क्यू से जाहिर किए हैं और इरेशनल नंबर क्यू प्राइम से जाहिर किए, रेशनल क्यू, इरेशनल क्यू प्राइम। रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको आप लिख लें numbers which can be expressed, which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0, numbers which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0। वो नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p by q क्या है, p by q क्या है जी, p न्यूमरेटर, q डिनोमिनेटर, यानी नंबर्स हम जिनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सूरत में लिख सकें, नंबर्स जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सूरत में लिख सकें,
लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों भाई? डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? क्योंकि किसी चीज को आप जीरो से डिवाइड करो ना, वो इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी के बारे में तो हमें पता ही नहीं है मैथ में क्या चीज है। इन्फिनिटी के बारे में हमें पता ही नहीं है मैथ में क्या चीज है। तो इसलिए ये कहते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये नहीं पता है क्या है इन्फिनिटी। तो इसलिए उस सिचुएशन से बचने के लिए, इन्फिनिटी वाली सिचुएशन से बचने के लिए, हम कंस्टेंट लगा देते हैं, बोलते हैं डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसी को होल्ड करो तो इरेशनल बन जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये, पाई के बारे में सुना है जी? पाई, ये होता है 22/7। पाई 22/7। देखो न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। न्यूमरेटर भी हो, डिनोमिनेटर भी हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक पाई को रेशनल होना चाहिए। लेकिन फिर भी पाई मैथ में इरेशनल कंसीडर किया जाता है जी। पाई मैथ में इरेशनल कंसीडर किया जाता है, इरेशनल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो हमने डेफिनेशन ही सही नहीं लिखी, या हमें अभी पता ही नहीं चला कि रेशनल इरेशनल में फर्क कैसे करना है। डेफिनेशन ठीक है, हमें अभी पता ही नहीं चला कि रेशनल और इरेशनल में फर्क कैसे करते हैं। इसलिए थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है फिर, ताकि पता तो चले ना क्या रेशनल तो क्या इरेशनल। आप इसी का एक और स्टैंडर्ड लिखें, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। भाई ये अलग से कोई चीज नहीं पढ़ा रहा मैं, बता रहा हूँ कि रेशनल और इरेशनल में फर्क नहीं पता चला सही हमें, डेफिनेशन काफी नहीं है। इसलिए एक स्टैंडर्ड और देख रहे हैं इसका, ताकि हम डिफरेंशिएट तो कर सके ना रेशनल और इरेशनल को। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ एक और स्टैंडर्ड लिखे ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल जो है ना, ये दो किस्म के होते हैं। डेसिमल अशारिया है ना जी, मैंने पढ़ाया है डेसिमल, बल्कि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन भी की थी हमने विदाउट कैलकुलेटर, जो सीखी थी ना, एक पॉइंट कहीं आया था भी पहले लेक्चर में। तो डेसिमल अशारिया, तो ये डेसिमल दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते होते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे को कहते होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट से है ना, खत्म होना। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, खत्म होने वाले। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, खत्म होने वाले। मसलन किस तरह के? बोर्ड पे देखो, आपको 1/2 दे दिया जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? 1/2 का जवाब क्या आता है? 0.50। 0.50। 1/2 का जवाब क्या? 0.50। टर्मिनेट कर गया ना, तो जो टर्मिनेटिंग है ना, वो रेशनल होते हैं। आप लिख लें इनके आगे क्यू लिखो ब्रैकेट में, ताकि आपको याद रहे। टर्मिनेटिंग जब भी होंगे वो क्यू रेशनल है। 1/2 जवाब आता है 0.50। तो ये टर्मिनेटिंग हुए, तो टर्मिनेटिंग तो हम कहते हैं रेशनल है, रेशनल कैटेगरी में फॉल करते हैं टर्मिनेट करने वाले। इस तरह की, जैसे डेसिमल के बाद डिजिट आगे रुक के है ना, चल नहीं रहे फर्दर, तो ये टर्मिनेट किए हैं, टर्मिनेटिंग इनको कह रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग में दो किस्में मजीद। एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। दूसरा आप लिखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, एंड रिकरिंग रिपीट होने वाले। इनके आगे आप पहले ब्रैकेट में लिख लो, फिर मैं मिसालें देता हूँ। क्यू लिखो, इसके आगे क्यू प्राइम लिखो।
दोनों लिखो, मैं समझा देता हूँ मिसालों से जी। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के हो सकते हैं जी। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। लिख लिया है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मसलन कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, 1/3। ब्रैकेट में लिख लें पहले, फिर मैं मिसालें दे देता हूँ इसकी। तो जवाब चल रहा था 0.333333। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, खत्म नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड, सॉरी, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये पहले वाले की मिसाल दे रहा हूँ ना। नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाला, एंड रिकरिंग रिपीट हो रहा है ना, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? रेशनल में। तो इस तरह का नंबर आपको दे दिया जाए कि जी 0.4444, ये क्या है? रेशनल है इरेशनल? तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग मीन रिपीटिंग ना, रिकरिंग मीन रिपीटिंग भाई। आप कहते नहीं होते रिकरिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान, है रेकरिंग कोरोना वेव्स इन पाकिस्तान, बार बार आ रही, तो रिपीट होना। ये रेशनल है जी, क्यू है ना, रेशनल है। क्यू से रेशनल को जाहिर किया ना। और दूसरे की एग्जांपल देता हूँ, मसलन इसकी मिसाल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैं बोलूँ जी 0.374215 सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहा ना। रिपीट भी तो नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? इरेशनल में जी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल। तो इसी वजह से आप जरा वापस आओ ना, जिसकी वजह से हमें डिस्कशन करनी पड़ी थी पाई, पाई से। ये है ना, पाई चैलेंज मान के आया था ना। तो पाई की वैल्यू क्या लिखते होते हो? 3.1428 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखो ना, खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसलिए फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो इरेशनल होता है। तब पाई इरेशनल हो गया था, तब पाई इरेशनल हो गया था। ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव आया है पहले जी, आपको यूं कहता है पाई, ये पाई इज, नीचे ऑप्शन दिए हो, रेशनल, इरेशनल, तो क्या बताओगे? बोथ, नॉन, इस तरह ऑप्शन बना देते। ठीक है। 0.2323 भी रेशनल है। हाँ जी रेशनल है। देखो, रिकरिंग का यही मतलब नहीं होता, इधर देखो जरा। रिकरिंग का ये मतलब नहीं है बस 3 3 आए, ये भी हो सकता है ना 0.3232323, ये भी हो सकता है 0.432432 432, यानी एक पैटर्न।
एक पैटर्न रिपीट हो ना, ये एक पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आए, बस पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आए, उसको आप रिकरिंग बोलेंगे ना। ठीक है, पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर। अब ये ना कहना ना, बस साहब ने कहा था थ्री 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 आएगा ही, उधर बैठ के पेपर में इंतजार करते रहो, थ्री आए, थ्री थ्री थ्री, तब बोले रिकरिंग है। एक पैटर्न रिपीट हो ना, थ्री थ्री का तो नहीं फिक्स करने को बोला। तीसरी एक चीज और भी लिखो, इसमें से भी आए ऑब्जेक्टिव जी। रेशनल इरेशनल के लिए तीसरा स्टैंडर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट, तीसरा स्टैंडर्ड। पाई ये है ना, पाई 3.1428, सो ऑन एंड सो फोर्थ। खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रिपीट भी तो नहीं हो रहा, देखो 1428। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वो किस कैटेगरी में आता है, ये है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, वो तो क्यू प्राइम है ना, इरेशनल, पाई तब इरेशनल हो गया। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है, जरा बाकी लोग बताएं। बाकी सारी क्लास को तो क्लियर है, अक्सर आपका ही मसला ही है, अपनी साइड पे जरा चेक कर लो। हाँ जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वो रेशनल है ना, ये मैंने मिसाल जी दी, जो है क्यू लिखा हुआ है ना, क्यू क्या है, रेशनल। तीसरा स्टैंडर्ड रेशनल और इरेशनल का ही तीसरा स्टैंडर्ड, रेशनल और इरेशनल बताने के लिए तीसरा स्टैंडर्ड एक और भी लिखो जी। आप लिख लें, सॉल्वेबल स्क्वायर रूट हो ना, ऐसे नंबर जो सॉल्वेबल स्क्वायर रूट है उसको बोलो क्यू। मसलन ये स्क्वायर रूट 16, 16 को लिखते हो ना, फोर का स्क्वायर स्क्वायर रूट, जी फोर आ जाता है ना स्क्वायर रूट से भाई, तो ये सॉल्वेबल स्क्वायर रूट है, ये रेशनल होता है। ठीक है। और दूसरा, इनसॉल्वेबल स्क्वायर रूट हो तो वो इरेशनल है जी। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 13, ये पूछ लेना, ये देखो ना स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आता ना, सॉल्व होके, कंप्लीटली सॉल्व होके बाहर नहीं आता ना, तो ये इरेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपसे पूछ ले, बताओ जी स्क्वायर रूट 19 रेशनल है या इरेशनल, क्या बताओगे। 19 नहीं ना बाहर आता स्क्वायर रूट से, इरेशनल में चले। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए, वही अप्लाई करना। चलो, अब आप लिखो जरा, एज प्रॉब्लम्स मैंने पढ़ाए थे, एज प्रॉब्लम्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं कराए हुए, लिखो एजेस वाले क्वेश्चंस, उसको सीख लेते। लिखें एज प्रॉब्लम्स, इसके एमसीक्यूज टैकल करना सीखते हैं जी, एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स,
लिखें जी एग्जाम्पल। 5 years ago, 5 years ago, उसी एग्जाम्पल के ऊपर समझाता हूँ जी। एज ऑफ फादर वाज थ्राइस, द एज ऑफ फादर वाज थ्राइस द एज ऑफ ए सन, thrice the age of his son. If son is 30 years old, if son is 30 years old, now what is the current age of father? What is the current age of father? ऑप्शंस आपको दिए गए। ऑप्शन ए है 65 years, ऑप्शन बी है 70 years, ऑप्शन सी है 75 years, ऑप्शन डी है 80 years। लिखो जी। अच्छा जी, अब इस सवाल को हल करना, अब तुक्के मारना छोड़ो ना, पहले बात को समझ लिया करो ना, बस जल्दबाज हो जाते हो, अगर किसी को आ गया हो तो बस वो शुरू हो जाता है। बात पहले समझ लिया करो ना। हमने जनरलाइज सीखना है, इस तरह के सवालों के लिए सीखना है, एक सवाल नहीं सीखना ना, ये जो इधर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ यही वाला नहीं आएगा सेम टू सेम। इस तरह के सवाल सीखना मकसद है। तो वही सैंपल को सामने रख रख के हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ट्रिक क्या है ये सीखना मकसद है। इस एक सवाल से हमें गर्ज नहीं है, हम ये सीखना चाहते हैं कि इसमें क्या ट्रिक लगा के हम चला करें। आप जब भी एज वाला सवाल आए ना, आपने उसमें ये करना होता है, आप लिखा करो, 3 कॉलम्स बना लिया करो। प्रेजेंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज, ये 3 कॉलम्स बना लिया करो। मैं उस सवाल की बात कर ही नहीं रहा जो एमसीक्यू पे बोर्ड पे लिखा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हाउ कैन वी सॉल्व द एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे ना, जो मिक्स करके दिए हो, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। अच्छा, प्रेजेंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज, मैंने कहा ये 3 कॉलम्स बना लेने अपने रफ में। एन में से कोई सी एक एज आपसे पूछेगा, बाकी आपको दी गई होंगी। ठीक है, कोई एक एज आपको दी गई होगी, कोई एक एज आपको फाइंड करने को बोलेगा, बाकी आपने फाइंड करनी, बाकी आपको दी गई होंगी। मैंने ये बोला है कि 3 आपने कॉलम बनाने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इनमें से कोई एक आपसे मालूम करवाएगा, बाकी आपको दी गई होंगी। जो आपको नहीं दी गई, जो आपसे मालूम करवा रहा है, उसको आप सपोज किया करो, उसको आप सपोज किया करो कि लेट इट बी एक्स। मसलन इधर आपसे करंट एज, करंट का क्या मतलब है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज फादर की नहीं मालूम, तो आप लेट कर लो ना इसको, फादर की प्रेजेंट एज एक्स, सन की प्रेजेंट एज कितनी है जी, वो उसने खुद दे दी थी 30 years, खुद दी हुई है ये 30। पास्ट एज,
5 years एगो, इधर देखना बोर्ड पे, ये पास्ट है ना, क्लियर कट पता चलता है सवाल में, पास्ट है, पास्ट है। तो फादर की पास्ट एज लिखो जरा, फादर की पास्ट एज मौजूदा एक्स है, पास्ट एज 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब है इतने साल निकाल दो। मसलन आप में से मैं किसी को बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ये उम्र, उम्र अगर अभी 25 साल का है, 5 साल पहले उम्र, आपकी उम्र क्या थी, आपकी एज क्या थी, तो वो कहेगा सर 20 साल। तो 20 किस तरह आया है, 25 में से 5 निकालें तो 20 पे पहुंचे। तो मैं उम्र को कहता हूँ अभी आपकी एज है 25 साल, 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, कहेगा 20 साल। तो 20 कैसे बता रहा है, 25 में से 5 निकालें तो 20 पे पहुंचे। तो उम्र की इस मिसाल को जहन में रखते हुए हम ये जनरलाइज कर रहे हैं, जितनी जितने साल पहले की एज पूछी जाए उतने साल निकाल दिए जाते, जितनी उम्र बीत गई, जितने साल बीत गए, जितने साल गुजर गए उतने निकाल देते हैं। तो फादर की मौजूदा एक्स है तो 5 साल पहले एक्स माइनस सन, सन की 5 साल पहले क्या हुई होगी, मौजूदा 30 है, तो 5 साल पहले 30 - 5, तो 25 हो जाएगी ना। ठीक है, फ्यूचर इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, फ्यूचर इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। आप 3 कॉलम्स बना लिया करो, किसी में देखे ना कुछ सवाल फ्यूचर वाले भी होंगे, जो मर्जी हो आप एहतियातन 3 कॉलम्स बना लिया करो। तो फ्यूचर वाले में सिर्फ ये है ना, जितने साल बाद उतने साल जमा कर लिए करो। ठीक है, तो इधर फ्यूचर यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ प्रेजेंट पास्ट की बात होगी। तो निकाल लेते हैं जी, कहते हैं 5 years एगो एज ऑफ फादर वाज थ्राइस, बोर्ड पे देखना भाई, 5 years एगो कह रहे हो, ये इसकी बात कर रहे हो पास्ट एज की, तो वो तो ये x - 5 दैट वाज इक्वल टू थ्राइस द एज ऑफ ए सन, थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना, थ्राइस 3 गुना ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट से, 3 गुना एज ऑफ ए सन, उस वक्त उसके सन की एज क्या है, पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट में सन की एज क्या है 25 है ना। तो x - 5 इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू 75 + 5, तो क्या हो जाएगा 80। तो x यही फादर की एज निकालनी थी ना, प्रेजेंट एज, तो 80 years, तो हमारे पास ये एमसीक्यू टेक होगा। ठीक है, सिर्फ हमने एजेस लिखने का तरीका पता होना चाहिए हमें बस, कि पास्ट एज कैसे लिखी जाएगी, जितने साल, पास्ट एज समझ नहीं आई सादिया, अभी मैं आपको कहता हूँ अभी आपकी उम्र 25 साल है, मैं अभी कहता हूँ आपकी उम्र 25 साल है, आपसे ही मैं पूछता हूँ कि 5 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, वैसे लड़कियों से उम्र पूछते तो नहीं, चले मैं पूछ लेता। हाँ, 5 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, 20 साल ना? तो 20 कैसे बता रही हूँ, 20 कैसे बता रही हूँ, 25 में से 5 निकाला है तो 20 पे पहुंची हूँ, इसका मतलब है 5 साल पहले का पूछा है तो आपने 5 साल माइनस की, तो इस ये पास्ट एज बता रही हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पास्ट एज जब भी लिखा निकाली जाएगी, जितने साल पहले का पूछो उतने साल निकाल देते हैं। 5 साल पहले का पूछो 5 साल निकाल दिए, 10 साल पहले का पूछो 10 साल निकाल दिए, ये मेरे कहने का मतलब। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर एज की कहीं बात हो, इस इधर फ्यूचर इस्तेमाल ही नहीं हुई, लेकिन आप तीनों में रफ, मैंने एक सवाल के लिए तो नहीं बताया ना, मैंने तो कहा है हमेशा एज वाले सवालों के लिए आपने 3 कॉलम बना लेने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो कोई ऐसा सवाल भी हो सकता है जिसमें फ्यूचर भी यूज हो रहा है, तो आप तीनों कॉलम्स बना लिया करो, जो यूज हो रहे हैं तो वो उठा के इधर लिखते जाओ, नहीं यूज हो रहे तो बेशक ना होना। नेक्स्ट एक और लिखो, एज पे ये एक सवाल और लिखो जी। गुलशन प्रेजेंट एज और करंट एज एक बात नहीं होती। हाँ जी, आपके पास आंसर कैसे 30 आ रहा है आतिका, भाई इधर देखो जरा इक्वेशन, ये एजेस लिखने का तरीका पता चल गया,
5 years ago मतलब 5 साल पहले, पास्ट एज ऑफ फादर ये लिखिए x-5, दैट वाज इक्वल टू थ्राइस द एज ऑफ ए सन। थ्राइस का मतलब 3 गुना होता है ना, थ्राइस। तो पास्ट एज x-5 दैट इज इक्वल टू थ्राइस, 3 गुना एज ऑफ ए सन, उसके सन की एज उस वक्त क्या है, ये है ना, पास्ट की बात हो रही है ना, 25 साल। तो 3 टाइम्स ऑफ 20, तो ये 75 होता है ना, तो x-5 = 75। इधर माइनस है प्लस, तो माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का 5, 75 में प्लस किया 5, 80 हो गया ना। ठीक है, समझ गए। एक सवाल और लिखो जरा, मैं फ्यूचर भी यूज करवा के बता दूंगा। एक और लिखो जी एमसीक्यू, एजेस लिख दें हम, अनदर एग्जाम्पल। और ये बहुत जल्दी होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं टाइम लगा रहा हूँ ना, तो एक दफा जब समझ आ जाएगी तो फिर आप जल्दी सॉल्व कर। जल्दी सॉल्व करने का ये मतलब भी नहीं है कि आप 1 मिनट में मैथ का एक सवाल हल कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। बाकियों को आपने थोड़ा टाइम कम, मैंने पहली क्लास में बताया, टाइम कम देना है। मैथ के लिए आपने डबल टाइम रखना है, क्योंकि आपको सॉल्व करके एमसीक्यूज चेक करने हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एमसीक्यूज चेक करो। सर 30 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 30 से क्यों करना है महविश, पास्ट की बात हो रही थी ना, उसके उसके सन की पास्ट एज की बात करो, मौजूदा एज सन की 30 है ना, वो तो पास्ट की बात हो रही है ना। 5 years ago वो क्या होता है। अच्छा जी, एक मिसाल और लिखो जी। फिर ये कॉलम्स इसी तरह बने रहेंगे, तो अगेन चलाते हैं जरा इसको। आप लिख लें, एज ऑफ फादर 10 years ago, एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son, was thrice the age of his son. 10 years hence, 10 years hence, father's age will be twice the age of his son. Father's age, father's age will be twice the age of his son. Find the ratio of, find the ratio of their present ages. Their present ages. ऑप्शंस दिए गए हैं, 5:2। रेशो को ऐसे कॉलम से जाहिर करते होते हैं जी, और रेशो का मतलब डिवाइड होता है, सिंपल इज दैट। 7:3, 9:2, 13:4। सारे स्टूडेंट्स एक्सपर्ट नहीं है, मैं उनको मद्देनजर रख के ही चल रहा होता हूँ जिनका मैट्रिक का बैकग्राउंड है। तो अगर ये रख के चलता है कि मैथ वालों को वो पढ़ाना है, तो फिर इस तरह नहीं पढ़ाया जाता।
जल्दी से लिखो जी। स्टेटमेंट पूरी करो तो फिर इसको भी समझते हैं जी। फिर एजेस की बात कर रहे हैं, फिर एजेस की बात कर रहे हैं। बोर्ड पे देखना आप। तो मैंने कहा रफ में आपने ये ट्रिक रखनी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कहता है एज ऑफ फादर 10 years ago दिस। फिर ये 10 years ago, इससे पता चल रहा है क्लियर कट पास्ट है। 10 year hence फादर्स एज वेल बी, इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर है, वेल बी फ्यूचर है। प्रेजेंट इधर आपने मालूम करनी, तो प्रेजेंट हमें ना फादर की पता ना सन, तो लिखे ना फादर के लिए प्रेजेंट एज एक्स, सन के लिए प्रेजेंट एज वाई, पास्ट एज फादर की लिखें जी। 10 साल पहले की बात हो रही है। हाँ जी बताओ क्या लिखूं फादर की एज 10 साल पहले की। मौजूदा एक्स है तो 10 साल पहले एक्स माइनस 10 हो जाएगा। मैंने ये बोला ना जितने साल पहले उतने साल माइनस करते हैं ना। ठीक है, सन के लिए भी लिखो 10 साल पहले उसकी एज क्या होगी वाई माइनस 10। फ्यूचर एज 10 year हेंस, यहां से आगे 10 साल, 10 साल में, इसका मतलब है फ्यूचर एज लिखें तो मौजूदा फादर के लिए मौजूदा एज उसकी एक्स है, 10 साल बाद एक्स प्लस 10 होगी। सन के लिए मौजूदा वाई है तो 10 साल बाद वाई प्लस 10 होगी। ये अब हम अपने सवाल को हल कर लेते हैं जी। ये जनरल एजेस लिख लिया हमने, हमें ये पता था यार प्रेजेंट कैसे लिखी जाती है, फ्यूचर कैसे लिखी जाती है, पास्ट कैसे लिखी जाती है। ठीक है, अब देखना एज ऑफ फादर 10 years ago, 10 साल पहले, मतलब पास्ट एज ऑफ फादर इसकी बात कर रहे हो, तो लिख दिया जाए एक्स माइनस 10। दैट वाज इक्वल टू, दैट वाज इक्वल टू थ्राइस दी एज ऑफ ए सन, थ्राइस का मतलब 3 गुना, 3 गुना 3 टाइम्स एज ऑफ ए सन, पास्ट की बात हो रही है, सन की एज पास्ट वाली लिखनी है, वाई माइनस 10। ये कहता है एज ऑफ फादर 10 years ago, एज ऑफ फादर 10 years ago मतलब पास्ट एज ऑफ फादर, वो तो ये है, यहाँ से उठा के इधर रख दिया। दैट वाज इक्वल टू थ्राइस द एज ऑफ ए सन, थ्राइस का मतलब 3 गुना, एज ऑफ सन थ्राइस 3 गुना, 3 टाइम्स, टाइम्स को ऐसे लिखा जाए, एज ऑफ ए सन उस वक्त सन की एज पास्ट वाली क्या है वाई माइनस 10। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो अब, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 3y माइनस 30। एक्स वाई एक तरफ करते होते हैं ना, ये प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, तो -30 प्लस 10, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -20 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहली इंफॉर्मेशन से जो हमने एक्सट्रैक्ट किया वो लिख दिया। अब दूसरी लाइन भी पढ़ो ना, उसको आप क्या मतलब समझते हैं, देखें इधर 10 years hence, यानी 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब फ्यूचर एज है, x प्लस 10, दैट विल बी इक्वल टू डिवाइस, डिवाइस का मतलब 2 गुना एज ऑफ ए सन, उस वक्त सन की एज क्या है फ्यूचर वाली जी, वाई प्लस 10। तो इसको भी करो मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 20 - 10, 10 हो जाएगा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस एक्स और वाई निकालने दोनों जी, एक्स और वाई निकालने दोनों। अब मैं ये लेफ्ट साइड पे इरेज कर दूं जो ट्रिक लिखी हुई है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करो ना दोनों इक्वेशंस को, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -20, x माइनस 2y इज इक्वल टू -10, सॉरी प्लस 10। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। तो -y इज इक्वल टू -30, -20 और -10 -30 हो गया।
तो y इज इक्वल टू 30 जी। y इज इक्वल टू 30। ये आ गया y। y किसको बोला था हमने? सन, सन को। और फादर इसको पुट कर लो किसी एक इक्वेशन में ना। तो पुट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, तो पुट इन वन में कर देता हूँ। तो वन इम्प्लाइज x माइनस थ्री वाई की जगह 30 इज इक्वल टू -20। तो x माइनस, ये कितना हो जाएगा जी, 90 इज इक्वल टू -20। तो x इज इक्वल टू -20, माइनस का 90 उधर जाके +90, तो 70 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 70। x क्या है? फादर है ना, x फादर है। तो x भी आ गया, y भी आ गया। हमें कह रहे थे कि रेशो फाइंड कर, रेशो मीन डिवाइड ना, बस सिर्फ इनको डिवाइड करो, रेशो। तो लिखो जी 70 रेशो 30, रेशो को कॉलन से जाहिर करते हैं। तो रेशो मतलब डिवाइड है, 70 माइनस 70 डिवाइड बाई 30, ये काट जाएगा तो 7/3। 7/3 को लिख सकते हो 7/3। इस तरह का कोई ऑप्शन है, ये है ना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। रेशो ये होती है ना, रेशो मीन डिवाइड। इतना तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया हुआ है यार। रेशो का क्या मतलब है? डिवाइड ना। रेशो मीन डिवाइड। रेशो मीन डिवाइड। ए रेशो बी मीन ए डिवाइडेड बाय बी होता है ना। तो दोनों एजेस जब निकल गई, एक्स भी वाई भी, उनको हमने रेशो में लिखा। रेशो को कोलन से जाहिर करते हैं, ठीक है। रेशो को कोलन से डिवाइड, कोलन से जाहिर करते हैं। तो 70/30 का मतलब 70 डिवाइडेड बाई 30। 7/3 किसी एक इक्वेशन में पुट करो भाई, वन में पुट करो या टू में पुट करो। ठीक है जी। +30 कैसे आया? किधर से +30 कैसे आया है? ये -30 था ना, माइनस, -20 -10 -30 होता है ना। तो लेफ्ट साइड पे माइनस वाई था, माइनस माइनस गया तो प्लस का 30 बन गया। चलो जी, तो अटेम्प्ट कर लोगे एजेस वाले क्वेश्चन? 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया? ऐड भी तो कर सकते थे, ऐड नहीं कर सकते थे, इसलिए सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है। हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व सॉल्व करते हुए, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने कोई एक वेरिएबल काटना होता है, या एक्स कटे या वाई कटे, हमारा टारगेट ये होता है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए। ये आपने क्लास में भी किया। तो एक्स और एक्स ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब कटेंगे ना। ऐड करते तो x + x 2x हो जाता। हमारा मकसद होता है दोनों में से कोई एक कटे, या x कटे या y कटे, इसलिए ऐसा किया। ठीक है। x इज इक्वल टू 70 के बाद x, भाई जब x की वैल्यू आ गई है, y की पहले आ गई थी, y और x दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो उसने पूछा था रेशो निकालो। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो रेशो में लिख लिया 70/30। तो 70 डिवाइडेड बाई 30, रेशो में डिवाइड। तो ये काटा है, तो 7/3 आ गया। 7/3 को हम लिख सकते हैं 7/3। चलो जी, बस भाई, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट लिखो जी। इसी में चूंकि हम ये चल ही रहे हैं साथ साथ, तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस वो भी लिख लो जरा। सोल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। सोल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस।
यही चूंकि हमने इधर भी अभी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन ही सॉल्व की, इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, इसके साथ ही बता देता हूँ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन ज़रा ये अभी अभी हमने किए हुआ है, तो यही एक दफ़ा फिर यूज़ कर लेंगे। बस फ़र्क ये इधर सिर्फ एजेस की बात करते थे, उसकी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए चले हम एज एज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लेते हैं। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, तो पहले इनको देखना है होती क्या है। तो लिख लें लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, दीज आर द इक्वेशंस, these are the equations, the equations having power 1 in the variable. These are the equations these are the equations having power 1 in the variable. The equations having power 1 in the variables. Such equations are called linear algebraic equations. मसलन कैसे, मैं ये कह रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स के ऊपर कुछ नहीं है 1, वाई के ऊपर कुछ नहीं है 1, तो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उससे ये मुराद है। हाँ जी, किधर स्क्रीन स्टक है, नजर आ रही है स्क्रीन सारे लोगों को? अच्छा, तो मैंने ये कहा ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशंस को लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ऐसी इक्वेशंस को लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो अब जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, उसकी मिसाल मैंने दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स के ऊपर 1 है, y के ऊपर 1 है, ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। एक और मिसाल मैं बोलूँ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, एक्स के ऊपर कुछ नहीं है 1, वाई के ऊपर कुछ नहीं है 1, ये बात कर रहा हूँ मैं। ये एक्स और वाई ये वेरिएबल्स हैं, इनके ऊपर पावर 1 1 हो, ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है जी, तो अब लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर पावर 2 हो ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। वो इक्वेशंस जिनके ऊपर पावर 2 2 हो ना, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। उनको तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, जिनके ऊपर पावर 2 2 हो, जिनको आप छोटी क्लासों में क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते होते थे ना।
तो हम बात कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम इसके आते हैं लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम मैट्रिक लेवल का काम नहीं है। और भाई ये कोई मैंने मिसाल दिया है, बारह कहाँ से आया है? वैसे मिसाल दी है ना, बन सकती हैं इस तरह की इक्वेशन। 2x + 4y इज इक्वल टू 12। एक्स और वाई के ऊपर पावर 1। अच्छा, अब इसके हमें आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहले आपने स्टेटमेंट, जब एमसीक्यू आया होगा जाहिर है ऊपर स्टेटमेंट भी तो देगा ना। स्टेटमेंट देगा तो एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे ना। तो उस स्टेटमेंट से कैसे आपको पहचान होगी? स्टेटमेंट से कैसे आपको पहचान होगी कि हम इसको लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन ही बोलें? स्टेटमेंट से कैसे पहचान होगी? आप लिखो जरा, एग्जाम्पल लिखो, उस पर समेत। Cost of 3 books and 8 pens. 3 books and 8 pens is 4350 rupees. Is 4350 rupees. The cost of 2 books and 5 pens. The cost of 2 books and 5 pens is 2800. What is the cost of 1 book and 1 pen? What is the cost of 1 book and 1 pen? ऑप्शंस दिए आपको। 500 और 300। ऑप्शन बी है 450 और 250। ऑप्शन सी है 650 300। ऑप्शन डी है नन। लिए अच्छा, पहले ये हमें स्टेटमेंट से या एमसीक्यू का जो स्टेटमेंट, उससे कैसे पता चल रहा है हमें कि ये सवाल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन? उसके लिए हिंट ये होता है, देखो इधर, एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, ये ये हिंट है ना। एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, मैंने नहीं कहा बॉक्स और पेन्स की बात करो, मैंने कहा है एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी। भाई एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, इसकी बात हो रही है। एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, इससे हम पहचानेंगे जी कि ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अब इनको हल करने का क्या तरीका है जी? देखें, जो आपको नहीं पता ना उसको तो हम लेट करते होते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, पहले लेक्चर में भी बताया है मैंने, बेसिक्स जब पढ़ा रहा था, कि जब भी कोई चीज हमें मालूम ना हो हम उसको सपोज करते होते हैं ना। सपोज कर लेते हैं जी सोल्यूशन में, लेट कास्ट ऑफ 1 बुक नहीं पता,
एक्स, लेट कास्ट ऑफ वन पेन, नहीं पता भाई। अब देखना जरा बोर्ड पे, 3 बुक्स एंड 8 पेन, 3 बुक्स, एक एक बुक एक्स है, 3 बुक्स 3x हो जाएगा। एक पेन वाई है तो 3 पेन 3y हो जाएगा। एंड का मतलब कंबाइन, टोटल कंबाइन प्राइस दैट इज गिवन टू यू, हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 4350 रुपीज। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी लाइन, कास्ट ऑफ 2 बुक्स एंड 5 पेन्स, एक बुक एक्स है, 2 बुक्स 2x, एक पेन वाई है, 5 पेन्स 5y है, दोनों कंबाइन प्राइस दैट इज गिवन टू यू 2800। Say this is equation number 2. This is equation number 2. हाँ जी, पहले में 8 थे, सॉरी, पहले में 8 है ना। हाँ ठीक है, 8 पेन्स थे ना, 8y, 3 तो बुक्स थी ना, y हमने पेन को कहा था, 8 पेन से तो 8y। ठीक है। एंड की जगह आर आ जाए तो वो वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं भाई, ये वो नहीं है, उसको अलग से सॉल्व करते हैं, वो वर्क के क्वेश्चन होते हैं। रेट्स के, रेट्स वर्क्स। अच्छा, लिख लिया। तो ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है कि नहीं, एक्स के ऊपर 1 है, वाई के ऊपर 1 है, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, पहले बनाना सीखा है, पहचान की है, फिर बनाना सीखा है। पहले सवाल की स्टेटमेंट से पता कैसे चले ये लीनियर है, फिर को बनाया है। अब हल करने का तरीका क्या होता है, बस टारगेट एक ही होता है जहन में, ये रखना जहन में कि आपने या एक्स कटे या वाई कटे। ठीक है, या एक्स कटे या वाई कटे, टारगेट हमेशा ये होता है ना, कोई एक कटे दूसरे की वैल्यू आती है ना, कोई एक कटे दूसरे की वैल्यू आती है। ये डायरेक्ट तो नहीं काट रहे दोनों, देखो मैं दोनों डायरेक्ट काटूं, 3x और 2x कटेगा, ये नहीं कटेगा, सेम ही नहीं है। तो पहले सेम बनाने पड़ेंगे, फिर टारगेट अपना अचीव करना, टारगेट हमारा ये, या एक्स कटे या वाई कटे बस। तो फिर सेम बनाओ, पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय द नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय द नंबर 3। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो ना, क्या आएगा, 1 implies 6x प्लस 16y इज इक्वल टू 0, 0, 7, 8700। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या बोला, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 0, 0, 8400। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यही किए। तो 16y माइनस वाई 1y इज इक्वल टू 0, 0, 300। तो y इज इक्वल टू 300 आ गया ना, y इज इक्वल टू 300। y क्या चीज़ है, y किसको बोला था, पेन, y इज इक्वल टू पेन, 300 का। ठीक है, ठीक है, इसको पुट कर लेना, किसी एक इक्वेशन में पुट करो, पुट एन, एनी वन ऑफ द इक्वेशन, पुट एन टू, 2 implies 2x प्लस 5y की जगह 300 इज इक्वल टू 2800। तो 2x प्लस 1500 इज इक्वल टू 2800, 2x इज इक्वल टू 2800, ये प्लस का 1500 उधर आके माइनस 1500, तो ये 1300 बन जाएगा। तो x निकालो यहाँ से, x इज इक्वल टू 1300 डिवाइडेड बाई 2, एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 650। इस तरह का ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
रिलेशनशिप में भी एक कटता है तो दूसरे की वैल्यू आती है। आयमा, आपको बड़ा पता है। हैं? नमाज की ब्रेक दे देते हैं। सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करके काट सकते हैं, वही किए। देखो ना, इधर डायरेक्ट नहीं काट सकते थे ना, क्योंकि 8y है, 5y, 8y और 5y कटता है क्या?